मेंबर को 2, 3 या 4 दफ़ा हम नहीं लिखेंगे। हर मेंबर को हम एक ही दफ़ा लिखेंगे और इसके मेंबर अगर वाज़े हों तो फिर वो एक सेट होगा, कलेक्शन एक सेट होगा, वरना कल सेट नहीं होगा। कलेक्शन होगा लेकिन सेट नहीं होगा। तो सेट के अंदर जितनी भी ये जो कलेक्शन है, ये इसमें जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये ऑब्जेक्ट्स क्या है? द ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द सेट। अब नीचे वाला है अ वेल डिफाइंड सेट इज़ अ सेट इन विच वी नो फॉर श्योर इफ़ एन एलिमेंट बिलोंग टू द सेट। वेल डिफाइंड का मतलब ये कि किसी सेट के अंदर जितने भी मेंबर्स हो वो वाजे हो, उसमें कोई शक ना हो। अब अगर हम कहें कि क्लास 7th में या 10th क्लास में ज़हीन तलबा का सेट, तो कोई ये नहीं कह सकता है कि बिल्कुल क्लियरली ये स्टूडेंट ज़हीन है, ये दूसरा वाला भी ज़हीन है, ये तीसरा वाला भी ज़हीन है, क्योंकि इसके लिए हमारे पास कोई ख़ास मायार नहीं। अगर हम कहें बहादुर तलबा का सेट, बोझदिल तलबा का सेट, खूबसूरत तलबा का सेट, बदसूरत तलबा का सेट, मजबूत तलबा का सेट, कमज़ोर तलबा का सेट, तो ये वाज़े नहीं है। लिहाजा हम तय नहीं कर सकते हैं कि ये खसूसियात किन तलबा में है। लिहाजा ये डाउटफुल है, लिहाजा इसको कलेक्शन को हम सेट में शामिल नहीं करेंगे। तो वेल डिफाइंड ज़रूर एक सेट होना चाहिए। अभी एग्जांपल के तौर पर एग्जांपल ऑफ सेट्स क्या है? द सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, ये बिल्कुल क्लियर है, तो ये एक सेट है। द सेट ऑफ ऑल मेल टीचर्स ऑफ स्पीच, ये भी एक सेट है। द सेट ऑफ ऑल फीमेल टीचर्स ऑफ स्पीच, ये भी एक सेट है। नोटेशन सेट का ये जो नोटेशन ये क्या है? एवरी सेट इज़ डिनोटेड बाई अ कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। फॉर एग्जांपल ए, यहाँ ए हमें नज़र आ रहा है, कैपिटल ए है। सेट ऑफ ऑड नंबर्स के लिए हमने लिखा है, और ऑड नंबर्स क्या है वो हम जानते हैं, 1, 3, 5, 7। ऑड नंबर्स क्या है? दोज नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर। ऑड नंबर्स वो तमाम नंबर्स होते हैं जो 2 पर तकसीम नहीं हो सकते हैं। अब नीचे वाला एक सेट है, सेट बी, इसको हमने लिखा है सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर्स, और वो है 2, 4, 6। इवन नंबर्स क्या है? दोज नंबर्स which are divisible by 2 are called even numbers। तो even नंबर डिविजिबल बाई 2 होते हैं, 2 पर तकसीम हो सकते हैं, और जो 2 पर तकसीम नहीं हो सकते हैं वो हमारे साथ आड नंबर्स होते हैं। तो इसी स्लाइड में ये बात हमें नोट करना चाहिए कि एक सेट को अगर हम लिखना चाहें तो इसका जो नोटेशन है सिंबल, इसको हम कैपिटल लिखेंगे। इस हाउ टू एक्सप्रेस सेट्स। अब अगर एक सेट को हम लिखना चाहें तो हम इसको किस तरह लिख सकेंगे? इसके लिए लिखने के लिए एक मेथड है टेबुलर मेथड या टेबुलर फॉर्म। इसमें हम क्या करते हैं? टू राइट ऑल द एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय अ कामा। यहाँ सेट बी में जितने भी मेंबर्स है, हर एक मेंबर के दरमियान हमने कामा लिखा हुआ है। टेबुलर मेथड में हम मेंबर्स को 1 by 1 लिखते हैं, और मेंबर्स के दरमियान में हम कामा लिखते हैं। अगर फाइनाइट मेंबर्स हो तो भी हम लिख सकते हैं, इनफाइनाइट हो तो भी हम लिख सकते हैं। इनफाइनाइट के लिए हम नीचे जो 3 डॉट हैं वो हम लिख लेते हैं, और फिर ये सेट इनफाइनाइट हो जाता है। ये भी एक सेट है, टेबुलर फॉर्म में है। नीचे वाला जो एग्जांपल है, ए, कैपिटल ए, द सेट ऑफ ऑड नंबर्स ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 10। यहाँ टेबुलर फॉर्म में सेट ए जो है ग्रेटर देन 0 तो यहाँ 1 लिखा है, लेस देन 10 तो यहाँ 9 लिखा है। अब अगर हम इसको देखें तो 1, 3, 5, 7, 9, इसको हमने क्यों ये लिखा? क्योंकि ये आड नंबर्स है। इस तरह हम नहीं लिखेंगे, 1, 2, 3 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ 1 से शुरू होंगे और 9 तक जाएंगे, और सिर्फ ये आड नंबर होंगे। अब दूसरा जो मेथड है डिस्क्रिप्टिव मेथड है। डिस्क्रिप्टिव मेथड में हम क्या करते हैं? इन केस ऑफ मैनी एलिमेंट्स इन अ सेट। अब अगर किसी सेट में बहुत ज़्यादा मेंबर हो, वी एक्सप्रेस देम बाय यूजिंग अ सेंटेंस। या इस तरह हम कह सकते हैं, अगर एक सेट को जाहिर करने के लिए हम कोई स्टेटमेंट लिखे, कोई सेंटेंस लिखे, और उसी सेंटेंस से उसी सेट की पूरी वजाहत हो सकता हो, तो ये मेथड या ये फॉर्म जो होगा ये डिस्क्रिप्टिव मेथड से जाहिर किया है, तो ये एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है सेट को जाहिर करने के लिए। नीचे वाला जो है ये टेबुलर फॉर्म है। इस तरह नीचे डब्ल्यू सेट जो है ये क्या है? सेट ऑफ होल नंबर्स के लिए ये हमने इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर हमें 3 चीज़ें नज़र आ रही है। डब्ल्यू ये कैपिटल है, सेट का नोटेशन है।
यहाँ सेट के मेंबर्स है, ये टेबुलर फॉर्म में है। यहाँ सेट को ज़ाहिर करने के लिए एक स्टेटमेंट है, सेंटेंस है, तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। इस तरह सेट ऑफ ऑड नंबर्स को हम ओ से ज़ाहिर करते हैं, इवन को हम ई से ज़ाहिर करते हैं, तो ये सारे डिस्क्रिप्टिव है। तो ये भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सारे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म या डिस्क्रिप्टिव मेथड है। इसके अलावा हमारे साथ एक तीसरा तरीका है सेट बिल्डर नोटेशन। ये जो कैपिटल ए हमने लिखा है, अगर किसी सेट को हम इस तरह लिखे तो ये हमारे साथ सेट बिल्डर नोटेशन होता है। व्हेन इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, वी राइट द सेट बाय डिस्क्राइबिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सेट अकॉर्डिंग टू सम रूल। अब यहाँ अगर हम इसको पढ़े, ए इज़ द सेट ऑफ एलिमेंट्स एक्स such that x belong to R and x greater than 5। यहाँ R और x के दरमियान हम अक्सर एंड लिखते हैं, अंग्रेज़ी में एंड लिखते हैं, या वो उल्टा वी लिखते हैं, और वो वी जो होता है वो हमारे साथ एंड के लिए। ये देखिए, ये सारी ये वाला जो है ये एंड के लिए अक्सर इस्तेमाल होता है, और ये जो है ये आर के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ अगर हम आर और एक्स के दरमियान हम ये लिखे, ये तो ये वाला ये अगर हम लिखे तो हम लिख सकते हैं। बाज़ दफ़ा हम ये देखते हैं, तो ए इज़ अ सेट ऑफ एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर एंड एक्स ग्रेटर देन 5। अब ये जो आर है सेट ऑफ रियल नंबर के लिए अलामत है, ये यहाँ जो ई नज़र आ रही है ये मेंबर के लिए एक अलामत है। तो इसी को हम इस तरीके से अगर किसी सेट को हम ज़ाहिर करेंगे तो ये सेट बिल्डर रोटेशन में होगा। दिस इज़ द सेट ए दैट हैज़ ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन 5। यहाँ हमने डिस्क्रिप्टिव मेथड में इसको लिखा है, और यहाँ जो हमें ये जो नज़र आ रहा है द सिंबल दिस इज़ रीड एज सच दैट, ये जो लाइन है ये सच दैट के लिए इस्तेमाल होता है। तो अगर किसी सेट को हम इस तरह लिखे तो ये कौन सा मेथड होगा, ये सेट बिल्डर नोटेशन होगा। तो सेट बिल्डर नोटेशन में एक सेट को हम ज़ाहिर करते हैं किसी रूल के तहत, तो और इसको कोशिश करते हैं कि पूरी की पूरी तरह हम इसको वाज़े करें, इसके साथ वजाहत करें, तो फिर समझ में आता है कि इसके मेंबर क्या होंगे। स्पेशल सेट्स ऑफ नंबर्स। अब यहाँ नीचे भी चंद सेट्स हैं, स्पेशल सेट्स ऑफ नंबर्स, नंबर सिस्टम। ये एन जो है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम एन से, या इसे ये जो है टेबुलर फॉर्म है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। नीचे वाला जो है डब्ल्यू द सेट ऑफ होल नंबर्स, और इसका ये जो रिप्रेजेंटेशन ये है। द सेट ऑफ इंटीजर्स को हम जेड से, या बाज़ बुक्स में आई से भी ज़ाहिर करते हैं। इसमें 0 1 2 3 ये मेंबर होते हैं, -1 -2 -3। तो इस किस्म के सेट को हम सेट ऑफ इंटीजर्स कहते हैं। क्यों द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। अब वो सेट ऑफ रेशनल नंबर्स क्या है, इट इज़ द सेट ऑफ एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू पी ओवर क्यू, वेयर पी इज़ द न्यूमरेटर एंड क्यू इज़ द डिनोमिनेटर, आर एलिमेंट्स ऑफ जेड एंड क्यू विल नेवर बी इक्वल टू 0। तो अगर हमारे साथ कोई फ्रैक्शन हो और वो फ्रैक्शन ऐसा हो कि इसका डिनोमिनेटर ये नीचे क्यू जो है ये कभी भी आप 0 नहीं लेंगे, ये हमेशा नॉन ज़ीरो होगा, तो इस किस्म का जो फ्रैक्शन है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम रेशनल नंबर कहेंगे। लेकिन इसमें भी एक बात है, ज़रूरी नहीं कि हर फ्रैक्शन रेशनल हो, इसमें बाज़ फ्रैक्शन आते हैं जो इरेशनल होते हैं, लेकिन इसकी वजाहत हम करेंगे। अब नीचे देखें स्पेशल सेट्स ऑफ नंबर्स। स्पेशल सेट्स ऑफ नंबर यहाँ हम देखें तो ये जो है एच द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स को यहाँ पे एच पे ज़ाहिर किया है, लेकिन हम ज़्यादातर क्यू डैश से एक ऐसा सिंबल है जो सेट ऑफ इरेशनल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। नीचे वाला आर जो है द सेट ऑफ रियल नंबर्स, और सी द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये भी स्पेशल सेट ऑफ नंबर्स है। अब नीचे वाला है यूनिवर्सल सेट एंड सबसेट। यूनिवर्सल सेट क्या है, अगर हमारे साथ एक प्रॉब्लम हो उसमें मुख्तलिफ सेट्स हों, तो इसी प्रॉब्लम में जो सबसे बड़ा सेट होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है, इसको हम यू से ज़ाहिर करते हैं, और ये जो दीगर सेट होते हैं ये इसके सबसेट होते हैं।
तो यूनिवर्सल सेट क्या है? इट इज़ डिनोटेड बाय यू एंड इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स यूज्ड इन अ प्रॉब्लम एंड ऑल द सेट आर सबसेट ऑफ यू। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जो किसी प्रॉब्लम में सबसे बड़ा सेट होता है, सुपर सेट होता है, और दीगर सेट इसके सबसेट होते हैं। तो और यू अगर वेन डायग्राम में हम किसी प्रॉब्लम में मौजूद सेट्स को ज़ाहिर करना चाहे तो यूनिवर्सल सेट को हम एक रेक्टेंगल के थ्रू ज़ाहिर करेंगे। यूनिवर्सल सेट हम किस तरह ज़ाहिर करेंगे? इस तरह हम जब ड्रा करेंगे तो ये यूनिवर्सल सेट, और यहाँ यू लिखेंगे, यू यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, नीचे यहाँ भी लिख सकते हैं। तो वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को हम इसी रेक्टेंगल से ज़ाहिर करेंगे। सबसेट, अब यहाँ है सबसेट। अगर हम किसी स्कूल के तमाम तुलबा को ले ले तो वो एक सेट ज़ाहिर करता है। अब इसी स्कूल में जो मुख्तलिफ़ क्लासेस है वो भी सेट्स को ज़ाहिर करते हैं। तो ये जो मुख्तलिफ़ क्लासेस है ये स्कूल के सेट के ये जो मुख्तलिफ़ क्लासेस है ये तुलबा भी स्कूल के मेंबर है और इसी क्लास के भी मेंबर है। तो ये जो क्लासेस है ये सबसेट्स हैं और ये जो स्कूल है ये सुपर सेट है। तो अब यहाँ पे हमें सबसेट नज़र आ रहा है। सबसेट का मतलब क्या है? व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ वन सेट से बी इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ अनदर सेट से ए, वी से दैट बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। अगर बी के तमाम मेंबर्स ए में मौजूद हो तो ये बी वाला सेट ए का सबसेट कहलाएगा। If when all elements of B are present in A, then we say that B is subset of A. This A is called superset. ये बड़ा है तो ये सुपरसेट है और इसके तमाम मेंबर A में हैं तो ये सबसेट है। एग्जाम्पल, अब यहाँ देखिए A के मेंबर्स 1 से लेकर 5 तक है, B के मेंबर 2, 3 है। तो ये B के तमाम मेंबर A में मौजूद है, लिहाजा ये B A का सबसेट है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। एम्प्टी सेट, अब यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है एम्प्टी सेट। द एम्प्टी सेट इज़ अ स्पेशल सेट, इट कंटेन्स नो एलिमेंट्स, इट इज़ यूजुअली डिनोटेड एज दिस वन और दिस वन, दिस इज़ पाई। ये जो है ये एम्प्टी सेट को ज़ाहिर करता है। एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी कहते हैं, वाइड सेट भी कहते हैं, और ये निशान और ये निशान ये एम्प्टी सेट के लिए या नल सेट के लिए हम ज़ाहिर करते हैं। The empty set is always considered a subset of any set. ये हमारे साथ एक तयशुदा बात है कि इस empty set को हम हमेशा किसी सेट के सबसेट तस्वुर करेंगे। We will always take empty set as a subset of any other given set. empty set को हम हमेशा किसी सेट के सबसेट तस्वुर करेंगे। डू नॉट बी कन्फ्यूज्ड बाई दिस क्वेश्चन। अब इसको देखिए, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अक्सर ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है। इज़ दिस सेट एम्प्टी। अब अगर कोई आपसे ये सेट लिखे, अगर कोई आपसे कहे कि ये सेट क्या है, एम्प्टी है कि नहीं, तो सेट का ये जो नोटेशन है विद इन ब्रैकेट हमने देखना है कि इसके अंदर कुछ है कि नहीं। ब्रैकेट के अंदर इसमें एक मेंबर है 0, ये मेंबर 0 भी हो सकता है, 1, 2, 3 कोई भी हो सकता है, किसी का नाम भी हो सकता है। तो ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ हमें अगर कोई मेंबर हमें नज़र आए तो हम कहेंगे कि ये एम्प्टी नहीं है। अगर कुछ भी ना हो, इस जैसा हो, ये देख ले ये हमारे साथ एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ है, लिहाजा ये एम्प्टी, ये पहले वाला एम्प्टी है, ये एम्प्टी नहीं है। इट इज़ नॉट एम्प्टी, इट कंटेन्स द एलिमेंट 0। इसका एक मेंबर 0 है, लिहाजा ये एम्प्टी सेट नहीं है। तो ये आप इसके अंदर अगर हम ए लिखे, बी लिखे, या ये निशान हम ये निशान यहाँ से ले आए और इसके अंदर पुट करें और ब्रैकेट के अंदर बंद करें तो ये भी एक एम्प्टी सेट नहीं होगा। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, अब ये देखिए इंटरसेक्शन ऑफ सेट, सबसे पहले तो ये सीखना चाहिए कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट को हम सिंबॉलिकली किस तरह ज़ाहिर करेंगे। अगर हमारे साथ एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है, तो इंटरसेक्शन ये जो उल्टा ये हमें नज़र आता है, ये इंटरसेक्शन के लिए अलामत है।
तो ए इंटरसेक्शन बी इसका मतलब है दो सेटों का इंटरसेक्शन। अब ये दो सेट हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं, 1 से लेकर 9 तक, बी से लेकर 5 तक। अब इसको दोनों सेटों को अगर हम देख ले, क्या इसमें कोई ऐसा मेंबर है जो दोनों में कॉमन हो, तो 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, तो हम यहाँ लिखेंगे। ये देख ले, ये 1 जो है, ये 1 यहाँ और ये 1 यहाँ, तो अगर कॉमन दोनों में हो तो हम यहाँ लिखेंगे। इसी तरह ये 3 है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हम यहाँ लिखेंगे। इस तरह 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो यहाँ लिखेंगे। तो ए और बी में जितने भी कॉमन मेंबर्स है, इसको उठा के हम यहाँ जब लिखेंगे तो ये दोनों सेटों का इंटरसेक्शन होगा। नोट दैट 1, 3, 5 आर इन बोथ ए एंड बी। ये 1, 3, 5 दोनों सेट में मेंबर है। तो ये इंटरसेक्शन ये है कि अगर ए सेट हो, बी सेट हो, तो इसका इंटरसेक्शन लेने के लिए हम इससे कॉमन एलिमेंट्स ब्रैकेट के अंदर लगाएंगे और इस तरह ये हमारे साथ दोनों का इंटरसेक्शन होगा। तो इसकी ये डिफिनीशन आप देख ले, द इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट ए and B is denoted by A intersection B and will contain their common elements। अलामती तौर पर ये भी आप देख ले कि ये नोट करने की बात है। अगर हम यहाँ देखें, ये हमारे साथ A intersection B is the set of element X such that X is in A and X is in B। अगर X A में भी हो, X B में भी हो, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हमारे साथ ए इंटरसेक्शन बी है। अब अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछे कि ए इंटरसेक्शन बी को सेट बिल्डर नोटेशन में लिखे, तो अगर इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी को हम इस तरह लिखे, तो ये सेट बिल्डर नोटेशन वाली रिप्रेजेंटेशन हो गई। तो यहाँ हमने क्या सीखा? यहाँ हमने ये सीखा कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या है, इसके दो सेटों के अंदर हम कौन सी सिंबल लगाएंगे और इसको हम किस तरह लिखेंगे। कॉमन एलिमेंट्स दोनों सेटों से लेकर ब्रैकेट के अंदर जब हम पुट करेंगे तो इस तरह हमें इंटरसेक्शन मिलेगी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स। यहाँ हमें दो अल्फाज नज़र आ रहे हैं। म्यूचुअली, यहाँ देख ले, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट, और यहाँ देख ले, यहाँ हमारे साथ है ए इंटरसेक्शन बी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स आर डिसजॉइंट सेट। ये बात नोट करना चाहिए, अगर सेट ए हो, सेट बी हो, अगर दोनों सेटों के अंदर कोई कॉमन मेंबर मौजूद ना हो, तो इसका इंटरसेक्शन हम खाली सेट लेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब यही है कि हम कॉमन एलिमेंट्स ब्रैकेट के अंदर लगाएंगे। अगर कॉमन ना हो तो इसका इंटरसेक्शन भी खाली सेट होगा। तो डिसजॉइंट सेट या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट, इससे क्या मतलब है? इससे मुराद ये है कि अगर दो सेट ए और बी हो और इसका इंटरसेक्शन खाली सेट हो, नल सेट हो, तो ये ए और बी आपस में डिसजॉइंट सेट्स हैं या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स हैं। अब इसको देखें, टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट इफ देयर इंटरसेक्शन इज एम्प्टी। डिसजॉइंट सेट क्या है? अगर सेट ए और बी का इंटरसेक्शन खाली सेट हो तो इसको हम कहेंगे डिसजॉइंट सेट्स। अब ए को देके बी को देके, क्या इसमें कोई कॉमन है? ए और बी में कोई भी मेंबर कॉमन नहीं है, लिहाजा इसका इंटरसेक्शन खाली सेट है और ये दोनों सेट आपस में डिसजॉइंट सेट्स हैं। यूनियन ऑफ सेट्स, जिस तरह इंटरसेक्शन हमने लिखा था, इंटरसेक्शन के लिए ये देखे, इंटरसेक्शन के लिए हमने ए और बी के दरमियान में यू जो लिखा था उल्टा लिखा था। ये जो यू नज़र आ रही है उल्टा लिखा था, तो ये इंटरसेक्शन बी था। अब अगर यू को हम इसी तरीके से लिखे तो ये यूनियन, ए और बी का यूनियन होगा। अब यूनियन से क्या मुराद है? हमारे साथ ये जो दो सेट हैं, हमारे साथ ये ए है और ये जो दूसरा वाला है ये बी है। अब अगर ए और बी के तमाम मेंबर्स यहाँ से भी और यहाँ से भी, इन सारे मेंबर्स को यहाँ पर लिखेंगे, तो इसी तरह हमारे साथ जो आंसर आएगा, जो सेट आएगा, वो ए यूनियन बी होगा। अब इसको देखें, ये 1 जो है, ये 1 हम यहाँ से लेकर यहाँ पुट करेंगे, ये 2 भी
लिखेंगे, ये 3 भी लिखेंगे, लिखा, ये 4 भी लिखेंगे, ये 5 भी लिखेंगे, ये लिखा। अब ये 6 यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों में 6 है, तो ये दोनों में 6 जो है हम इसको एक दफ़ा लिखें, क्योंकि सेट का जो डिफिनीशन हमने लिखा था, सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो ये जो 6 यहाँ भी है, यहाँ भी, इसको हम एक दफ़ा लिखेंगे। तो ये बात नोट करना चाहिए। अब हम आते हैं ऊपर डिफिनीशन में। Union of set. The union of two sets A, B is denoted by A union B. A union B is the set of element X such that X is either in A. ये X जो हमने A union B के लिए लिया है, या तो ये A में होगा, और X is in B, अगर B में है फिर भी हम इसको लेंगे, और X in both set A and B, अगर कोई मेंबर A में भी हो, B में भी हो, जिस तरह ये 6 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसको भी हम लेंगे, लेकिन एक दफ़ा लेंगे। तो ये डिफिनीशन, अगर हम ए यूनियन बी को सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना चाहे तो इस तरह हम लिख सकते हैं, या मुख्तसर अलामत में भी अगर कोई लिख सकता है तो लिख सकते हैं। नोट द यूसेज ऑफ आर। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमने आर लगाया है, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी में हम यहाँ आर नहीं लगाएंगे बल्कि एंड लगाएंगे, और ए यूनियन बी में हम यहाँ आर लगाएंगे। तो ए और बी के जो यूनियन है, ये हमने तमाम मेंबर्स यहाँ लिखे हैं, और जो कॉमन है 6 जो कॉमन है एक दफ़ा लिखा है। द एलिमेंट ऑफ ए इन बी आर इन ए, आर इन बी, आर इन बोथ। इफ़ एलिमेंट्स आर इन बोथ सेट्स वी डू नॉट रिपीट दिम। यहाँ 6 यहाँ भी इसको हम रिपीट नहीं करेंगे, एक दफ़ा हम इसको लेंगे। कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। कंप्लीमेंट के लिए हम, द कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट इज ए इज़ डिनोटेड बाय ए डैश और ए सी। ए डैश ये हमेशा हम किस तरह मालूम करेंगे, यू माइनस ए, यू लगाएंगे माइनस ए लगाएंगे, और अलामत के तौर पर हम इसको लिखेंगे अ सेट ऑफ एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज़ नॉट इन सेट ए। ए डैश को मालूम करने के लिए हम यू माइनस ए इस्तेमाल करेंगे। तो इसके जो मेंबर्स होंगे वो क्या होंगे, यू, ए के जितनी भी मेंबर्स है, अगर यू में ज़रूरी तौर पर वो मौजूद होंगे, क्योंकि यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जो बड़ा होगा और दीगर सेट इसके सबसेट होंगे। तो ए वाले सेट को हम छोड़ेंगे, इसको हम क्रॉस करेंगे, और यू में ए के जो मेंबर्स है इसको भी छोड़ेंगे, और यू के दीगर मेंबर को हम यहाँ पे लगाएंगे। इसका आंसर क्या होगा, ए डैश इज़ द सेट ऑफ एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स is not in set A but it will be in set U। एग्जाम्पल ये देखिए, ये डिफिनीशन आप याद रखें। बस है ए में 1 2 है, तो ए डैश हम जब लिखेंगे यू माइनस ए, तो यू के मेंबर्स ये है और ए के मेंबर ये है। अब हम ए डैश किस तरह करेंगे, ये देखें, ये जो हमारे साथ ये 1 और 2, ये 1 और 2, इसको हम छोड़ेंगे, इसको हम क्रॉस करेंगे। ये देखिए, हम इसको नहीं लेंगे, इसको हम नहीं लेंगे, और ये जो हमारे साथ मेंबर्स बचे, अभी हमारे साथ ये 3 बचा, 4 5, तो इसको हमने यहाँ पे लगाया। तो यूनिवर्सल सेट मालूम करने के लिए हम ये तरीक़ा इस्तेमाल करेंगे, ए डैश इज़ इक्वल यू माइनस ए। ये भी याद रखिए, ए के मेंबर यू में क्रॉस करेंगे, और यू में जो मेंबर बाकी बचे इसको हम लिखेंगे, लेकिन एग्ज़ाम में इस तरह क्रॉस वगैरह नहीं लगाएंगे, सिर्फ जहन को इस्तेमाल करते हुए आप आंसर लिखेंगे। कार्डिनल नंबर। अब यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर का क्या मतलब है, इट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट एंड इज़ डिनोटेड बाई एन ए। एन ए इसका मतलब है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। अभी इस ए को देखिए, इसमें कितने मेंबर है, 1 2 3 4 5। सेट ए में 5 मेंबर्स है, तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्या है, 5। यहाँ पे 5 मेंबर्स है, तो इसका आंसर 5 है। अगर इसमें हम ए बी सी, ए लिखे, बी लिखे, सी लिखे, तो कार्डिनल नंबर 3 होगा। कार्डिनल नंबर का मतलब है कि किसी सेट के अंदर कितने मेंबर है, मेंबरों की तादाद क्या है। यहाँ 5 मेंबर है, तो कार्डिनल नंबर हमारे साथ 5 है। इट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट एंड इज डिनोटेड बाय एन ए। अब ये देखें डी मार्गन लॉ। तो डी मार्गन लॉ ये है कि ये हमारे साथ यू यूनिवर्सल सेट है, ए सेट है, बी सेट है,
then prove De Morgan law of intersection. De Morgan law of intersection state that, अब ये देखिए A intersection B होल डैश, अब ये जो डैश है A इंटरसेक्शन B होल डैश, तो डी मॉर्गन लॉ में ये डैश A और B के ऊपर हम लगाएंगे और ये जो इंटरसेक्शन ये हमारे साथ यूनियन में कन्वर्ट होगा। ये फार्मूला आप याद रखें, ये हमारे साथ A इंटरसेक्शन B ये जो है ये फार्मूला ज़रूरी तौर पर याद रखना चाहिए। अब A इंटरसेक्शन B डैश, A इंटरसेक्शन B डैश ये क्या है, U माइनस A इंटरसेक्शन B, U से हम A इंटरसेक्शन B को माइनस करेंगे। पहले हम A इंटरसेक्शन B मालूम करेंगे, फिर U माइनस A इंटरसेक्शन B लिखेंगे। तो A इंटरसेक्शन B के मेंबर्स U में हम क्रॉस करेंगे और U के बकाया मेंबर हम लिखेंगे, तो इस तरह ये A इंटरसेक्शन B होल डैश आएगा। अभी ये देखें A इंटरसेक्शन B, ये डैश ऊपर जो डैश है ये ऊपर लिखा हुआ है, ये A है ये B है, ये इंटरसेक्शन है। दोनों के में आप चेक करें तो वो इसमें कोई कॉमन नहीं है। A इंटरसेक्शन B जो ये नल सेट है और ये जो डैश ऊपर लिखा है ये अब भी लिखा है। तो अब इसी नल सेट का कंप्लीमेंट जब हम मालूम करेंगे U माइनस नल सेट, U माइनस नल सेट, क्योंकि नल सेट में कोई मेंबर है नहीं जो U के साथ कैंसिल हो जाए, लिहाजा नल सेट का कंप्लीमेंट जो है वो हमारे साथ ये वापस U आएगा। तो ये A इंटरसेक्शन B होल कंप्लीमेंट ये आ गया। अभी A डैश यूनियन B डैश, अब वो A डैश सबसे पहले तो यहाँ A है ऊपर डैश है, फिर U है, यहाँ B है ऊपर डैश है। तो A डैश हम किस तरह मालूम करेंगे, ये 1 और 3, ये देखें ये 1 और ये 3 हम नहीं लिखेंगे, बाकी 1 और 3 के अलावा क्या बचा, 2 4 5 6, ये 2 4 5 इस तरह 4 5 6, तो 4 5 6 ये देखें ये वाले हम छोड़ेंगे, ये वाले हम छोड़ेंगे 4 5 6, क्योंकि ये यहाँ 4, तो कौन से रह गए 1 2 3 रह गए, तो यहाँ पे 1 2 3 है। अब दोनों का यूनियन ले, यूनियन का मतलब कि सारे इकट्ठे लिखे, तो और जो कॉमन है उसको एक दफ़ा लिखे, तो ये हमारे साथ ये आ गया। अब इसको देखें, इसका आंसर देखें, A इंटरसेक्शन B होल डैश ये आ गया था, इस तरह A डैश B डैश ये आ गया, दोनों इक्वल है। अब ये देखिए ये और ये दोनों आपस में इक्वल है, तो A इंटरसेक्शन B होल डैश इज इक्वल टू दिस थिंग इज इक्वल टू A डैश B डैश, तो ये हमारे साथ डी मॉर्गन लॉ था, A इंटरसेक्शन B होल डैश इज इक्वल टू A डैश B डैश। अब इसको देखें, A इंटरसेक्शन B होल डैश मालूम करने के सबसे पहले A इंटरसेक्शन B मालूम करे, फिर कंप्लीमेंट निकाले, A डैश मालूम करे, B डैश मालूम करो, दोनों का यू निकाले, फिर दोनों को कंपेयर करे, अगर ये इक्वल हो तो ये लॉ सेटिस्फाई होगा और ये लाजमी तौर पर सेटिस्फाई होगा। अब ये दूसरा जो हमारे साथ लॉ है, ये भी एक लॉ है P यूनियन Q डैश। अब ये देखें ये हमारे साथ जो है ये वाला P यूनियन Q होल डैश इज इक्वल टू P डैश इंटरसेक्शन Q डैश, ये दूसरा डी मॉर्गन लॉ है। अगर यहाँ U हो, यूनियन हो, तो ये उल्टा हो जाएगा, इंटरसेक्शन बनेगा। तो डी मॉर्गन लॉ हमारे साथ 2 है, अगर यहाँ U है तो इंटरसेक्शन होगा, अगर यहाँ इंटरसेक्शन है तो वो यूनियन में कन्वर्ट होगा, बाकी तरीक़ा एक जैसा है। पहले आप P यूनियन Q मालूम करेंगे, ये P यूनियन Q, ये P है, ये Q है, ये यूनियन है और ऊपर डैश है, दोनों को आप इकट्ठा लिखे, ये इकट्ठे हो गए, इसके ऊपर डैश है, तो ये सारे मेंबर आप इसी P से ये U सारे ये हमारे साथ U है, तो ये वाले मेंबर आप यहाँ क्रॉस करें, जो बाकी बचे वो यहाँ पे लिखे। अब ये सारे मेंबर मौजूद है यहाँ, तो ये सारे कैंसिल करें, यहाँ सिर्फ C बचता है तो यहाँ लिखा। इस तरह P डैश मालूम करें, Q डैश मालूम करें, फिर इसका इंटरसेक्शन तो भी, तो आप देखिए ये आंसर और ये आंसर एक जैसा आएगा, लिहाजा ये हमारे साथ प्रूव हो जाता है। तो आप एहतियात से इसको करें, इंशाल्लाह ये हल हो जाता है। अब ये वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम क्या है? इट इज़ अ डायग्राम रिप्रेजेंटिंग मैथमेटिकल और लॉजिकल सेट्स पीरियडिकली ए सर्कल
closed curves within an enclosing rectangle, the universe's common elements of the set being represented by intersection of the circle. वेन डायग्राम एक ऐसा डायग्राम है जिसमें हम सेट्स को ज़ाहिर करते हैं, यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल के थ्रू ज़ाहिर करते हैं और दीगर सेट जो होते हैं वो सर्कल के थ्रू हम ज़ाहिर करते हैं। तो अगर सेट्स को हम किसी डायग्राम के ज़रिए ज़ाहिर करें, इसका जो ऑपरेशन हो, यूनियन हो, इंटरसेक्शन हो, डिफरेंस हो, तो इसी डायग्राम को हम वेन डायग्राम कहते हैं। अब ये देखिए वेन डायग्राम ऑफ इंटरसेक्शन, हमारे साथ सेट ए है, सेट बी है। तो अगर ए और बी, अब ये देखिए ये वाला जो है अगर सेट ए है, ये बी है, तो दोनों सेटों के अंदर जो कॉमन मेंबर्स होंगे इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, तमाम कॉमन मेंबर्स हम यहाँ पे लिखेंगे। कॉमन ए और बी में जो कॉमन है, इस ये जो रीजन नज़र आता है इसको, इसके अंदर हम ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे। अगर हमारे साथ सेट ए के मेंबर हो, बी के मेंबर हो और हमें कहे कि ए इंटरसेक्शन बी का डायग्राम बनाए, तो हम ए और बी के कॉमन मेंबर यहाँ लगाएंगे और इसको शेड करेंगे। और इसको शेड करने की ज़रूरत नहीं है, हाँ यहाँ पे शेड किया गया, लेकिन ये भी कोई मसला नहीं, इसका अपना अलहदा रंग है, इसका अलहदा रंग है और दोनों का जो मुश्तरक मेंबर है यहाँ पे है। इसी ए इंटरसेक्शन बी के लिए हमारा ये हमारी आंसर वाली जगह है, ये जो रीजन है ये आंसर वाली रीजन है। तो ए इंटरसेक्शन बी को हम यहाँ लिखते हैं और सिर्फ इसी जगह को हम शेड करेंगे, बाकी शेड हम किसी और जगह नहीं लगाएंगे। इसको आप सफ़ेद रखें, इसको सफ़ेद रखें, इसको शेड करें ये वाली जगह। यूनियन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ये ए है ये बी है, तो यूनियन क्या होता है? अगर ए यूनियन बी का डायग्राम हम बनाना चाहे तो हम इस सारे फिगर को, हम इस सारे डायग्राम को हम शेड करेंगे। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर हम ए के मेंबर, बी के मेंबर सारे के सारे इकट्ठे लिखते हैं। तो ये सारा, ये दोनों सर्कल हम शेड करेंगे, ये भी शेड होगा, ये भी शेड होगा, ये भी शेड होगा। यहाँ पे एक कॉमन मेंबर लिखेंगे, ये जो कॉमन मेंबर है ये इसी ए के साथ भी यूज़ होगा और ये मेंबर इसी के साथ भी यूज़ होगा। तो ए यूनियन बी के लिए हम सारा डायग्राम शेड करेंगे, यू इंटरसेक्शन के लिए सिर्फ ये जगह हम शेड करेंगे। ये ए यूनियन बी आप देखें सारा शेडेड है। अब यहाँ देखिए वेन डायग्राम में इंटरसेक्शन के लिए, यहाँ इंटरसेक्शन है तो ये कॉमन जगह शेड है, यूनियन है तो सारा दोनों सर्कल, दोनों सेट शेडेड है, दोनों सर्कल। ये पहला वाला सपोज सेट ए है, ये सेट बी है, तो ए यूनियन बी में सारा दोनों शेड है और इंटरसेक्शन में सिर्फ ये कॉमन जगह शेड है। रेशनल नंबर, ये हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था, रेशनल नंबर वो p/q वाला। A rational number is a number that can be expressed as a fraction. Example of rational numbers include 0, 1, 1/2, 22/7, and so on. The fraction will be terminating, ending, or unterminating but repeating in cycle from decimal point. इसका समरी ये है कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर एक ऐसा अदद होता है जो फ्रैक्शन की शक्ल में भी हो सकती है और बग़ैर फ्रैक्शन की भी हो सकती है। दो, अगर हम लिखे दो, अगर मैं लिखूँ दो, अगर मैं इस तरह लिखूँ दो, तो ये भी एक रेशनल है। इसके साथ नीचे हम एक लगा सकते हैं, ये एक रेशनल है। और ये 1/2 अगर आप देखें 1/2, तो ये भी, अब अगर इसको आप हल करना चाहे तो 0.5 इसका आंसर आता है। इस तरह 1/3, इस तरह 1/3 को हम तकसीम करना चाहे तो ये किस तरह से, ये पॉइंट आता है 0.3, इस तरह फिर 3, इस तरह फिर 3 और इस तरह ये हमारे साथ आता है। तो जो फ्रैक्शन ऐसे हों जिसका डिवीज़न इसी तरह पूरी की पूरी हो सकता हो। अब ये देखिए यहाँ पे डिवीज़न मुकम्मल हो गया है, इसका आंसर ये देखिए ये पूरा है और यहाँ पे डिवीज़न मुकम्मल नहीं है बल्कि ये इस तरह जाता है। तो रेशनल नंबर ऐसे फ्रैक्शन होते हैं जिसका डिवीज़न टर्मिनेटिंग होता है, या अगर ये टर्मिनेटिंग ना हो तो ये इसकी जो डेसिमल पॉइंट से राइट साइड में ये नंबर्स साइकिल में चले जाते हैं। आप इसको पढ़े, आप समझ में आएगा। रेशनल नंबर्स, अब ये देखिए यहाँ पे 1/3
ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और पॉइंट से लेफ़्ट साइड में ये वो साइकिल है। 2/3 ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है with some sequential order. The rational numbers is a fraction which are terminating, ये सारे terminating है। The fractions which are non terminating but repeating are also rational numbers, ये non terminating है with some sequential order। तो इस किस्म के फ्रैक्शन या इस किस्म के फ्रैक्शन ये टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन यहाँ एक तरतीब से नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये रेशनल है। इर्रेशनल, ये जो पाई है 22/7 के बराबर, इसको अगर आप तकसीम करना चाहे तो ये पॉइंट से राइट साइड में मुख्तलिफ पैटर्न के नंबर्स हमें नज़र आते हैं, और ये तकसीम कभी भी ये हल नहीं होता है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है विद नो सीक्वेंशियल ऑर्डर, या ये मुख्तलिफ इनसे हमें नज़र आ रहे हैं, तो ये नॉन सीक्वेंशियल है। ये भी नॉन सीक्वेंशियल, दी नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन विद नो रिपीटिंग डिजिट्स फ्राम राइट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट, मोरओवर द स्क्वायर रूट विद रेडिकेंड इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब अगर यहाँ 4 हो तो इसका आंसर 2 आता है, तो वो तो रेशनल होगा। अगर यहाँ 9 अंडर रूट हो तो इसका आंसर 3 आता है, तो वो रेशनल होगा। लेकिन अगर ये जो रेडिकेंड परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो इसका आंसर इस जैसा आएगा, तो ये इर्रेशनल है। या ये 22/7 फ्रैक्शन की शक्ल में नज़र आ रहा है, फ्रैक्शन नज़र आ रहा है, लेकिन इसको अगर हम चेक करें तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और डेसिमल पॉइंट से इस तरफ राइट साइड में ये जो नंबर है इसके अंदर कोई तरतीब नहीं है, बेशुमार एदाद है, और सारे यानी सीक्वेंशियल ऑर्डर नहीं है। अब ये सारे रेशनल नंबर्स, तो ये हमारे साथ रेशनल नंबर्स है, और ये जो इर्रेशनल नंबर्स है ये हमारे साथ इर्रेशनल नंबर। ई जो है ये रेशनल है, 2 अंडर रूट इर्रेशनल है, ये 3 अंडर रूट इर्रेशनल है। पाई 22/7 ये भी इर्रेशनल है। 22/7 को हम कोई भी बंदा इसको मुकम्मल तौर पर हल नहीं कर सकते, इसके ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और डेसिमल पॉइंट से लेफ़्ट साइड में ये जो डिजिट्स है वो नॉन सीक्वेंशियल है, और ये सारे रेशनल नंबर। तो इसको आप पढ़े, ये जो जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसी को आप इसी वीडियो को आप स्टॉप करें, इसको गौर से देखें, समझ में आएगा। ये भी हमारे साथ रेशनल नंबर्स, ये जो है ये रेशनल नंबर्स हमें नज़र आ रहे हैं, और ये इर्रेशनल नंबर्स हमें नज़र आ रहा है। तो आप इस पर सोचें कि ये रेशनल नंबर्स किस तरह होते हैं और ये इर्रेशनल नंबर किस तरह होते हैं। और ये स्क्वायर रूट है हमारे साथ, स्क्वायर रूट एक होता है, एक क्यूब रूट होता है। तो स्क्वायर रूट जिस तरह हमने पढ़ा है जज़र, square root. A square root of a number is a value that when multiplied by itself gives the number. The symbol is this thing which always means the positive square root. अब ये देखिए हम सब इससे फेमिलियर है। 1 अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 1 इक्वल टू 1, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल टू 2। ये 4 जो है ये असल में है 2 स्क्वायर। ये 2 स्क्वायर 4 की जगह हम 2 स्क्वायर यहाँ रखें तो ये जो जज़र है इसका मतलब है 1/2 पावर। तो 1/2 पावर अगर 2 स्क्वायर के ऊपर हम लगाएं तो 2 और 1/2 कैंसिल होगा, तो ये आंसर हमें 2 देता है। इस तरह ये जो 9 है ये असल में 3 स्क्वायर है। तो अगर यहाँ हम 3 स्क्वायर लगाएं और जज़र की जगह 1/2 लगाएंगे तो ये आपस में कैंसिल होगा और ये 3 आता है। तो इस किस्म के जो रूट है इसको हम स्क्वायर रूट कहते हैं। स्क्वायर रूट ये जो निशान है इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, ये स्क्वायर रूट के लिए हम अला इस्तेमाल करते हैं। ये जो आंसर हमें आए हैं, तो अगर ये रेडिकेंट परफेक्ट स्क्वायर हो जिस तरह ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका ये आंसर आएगा। इस तरह ये स्क्वायर रूट के मज़ीद एग्जांपल है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल टू 2, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इक्वल टू 3, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इक्वल टू 4। तो ये हमारे साथ स्क्वायर रूट के मुख्तलिफ एग्जांपल है। ये भी स्क्वायर रूट है, आप इसको पढ़े। स्क्वायर रूट ये एक क्वेश्चन है, इसको भी आप पढ़े। सिंप्लीफाई स्क्वायर रूट ऑफ 32, ये 32 है। 32 को हमने मालूम करना है। 32 का मतलब है 16 दूना 32। ये जज़र का उसूल ये है कि ये 16 के ऊपर हम स्क्वायर रूट लगाएंगे, 2 के ऊपर लगाएंगे 16, ये 4 स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर से 4 आएगा और ये आपस में इस तरह खुद ब खुद आ जाएगा। अगर इस तरह हम लिखना चाहे तो 16 को हम 2 × 8 लिख सकते हैं,
और 8 को हम 2 इंटू 4 लिख सकते हैं, 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब स्क्वायर रूट का मतलब ये है कि ये जिज़र हम इस तरह अलग-अलग करेंगे। इसका मतलब 2 स्क्वायर अंडर रूट 2 स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू 2 2 स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू 2 2 स्क्वायर अंडर रूट 2। अब ये 2 2 4 हो गया और ये आपस में आ गया, तो ये शॉर्टकट और ये इस तरीके से भी ये आता है। क्यूब रूट, अब यहाँ क्यूब रूट आप इसको खुद पढ़े, क्यूब रूट आप इसको पढ़े और फिर ये दिखे क्यूब रूट, ये देखे क्यूब रूट ऑफ 64, क्यूब रूट ऑफ 64। तो ये 64 क्या है? 64 का मतलब है 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी 4 क्यूब, 4 क्यूब। और ये जर के ये जो निशान है, ये नुक जो है, ये इसी तरीका मतलब है 1/3। तो रेडिकेंड है 4 क्यूब और उसके ऊपर है 1/3, तो 3 और 1/3 आपस में कैंसिल होगा, तो ये 4 आंसर आएगा। ऐसा ना हो, ये इस गलती से आप बचे। 8, ये इसका आंसर 8 आप कभी भी नहीं लगाएंगे। अगर यहाँ आपने 8 लाया तो 64 का स्क्वायर रूट होगा। अगर यहाँ 4 आ गया तो ये क्यूब रूट होगा। क्यूब रूट का ये जो है ये 1/3 होगा, ये 1/3 के पावर के तौर पर आएगा। 4 क्यूब होल पावर 1/3 ये आएगा 25। 125 5 क्यूब, 5 क्यूब होल पावर 1/3 इक्वल टू 5। तीसरा आप इसको पढ़े तो ये क्यूब रूट आता है। अब ये हमारे साथ प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? प्रोपोर्शन का मतलब है प्रोपोर्शन इज़ अ नेम वी गिव टू अ स्टेटमेंट दैट 2 ratios आर इक्वल। इट कैन बी रिटन इन 2 ways, 2 equal fraction। प्रोपोर्शन का मतलब कि अ प्रोपोर्शन इज़ अ नेम वी गिव टू अ स्टेटमेंट दैट 2 ratios आर इक्वल। इट कैन बी रिटन इन 2 ways, 2 equal fraction। अब ये जो ये ए और बी, ये ए और बी असल में ए और बी का एक रेशो है। इस तरह सी और डी, ये सी और डी का रेशो है। तो जब कभी 2 रेशोज़ आपस में इस तरह इक्वल होंगे, रेशोज़ को हम इस तरह डिवीज़न में लिख सकते हैं। ये रेशो ये है, ये रेशो ये है। तो अगर 2 रेशोज़ हमारे साथ इस तरह इक्वल हो तो इसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। अ प्रोपोर्शन इज़ द नेम वी गिव टू अ स्टेटमेंट दैट 2 ratios are equal. It can be written in 2 ways, 2 equal fraction। 2 equal fraction ये भी एक तरीक़ा है प्रोपोर्शन को ज़ाहिर करने के लिए। यूजिंग अ कॉलम, कॉलम मतलब है कि ए और बी के आपस में एक रेशो है, तो ये जो डॉट है ये कॉलम है, ये एक अनदर रेशो है। अगर 2 रेशोज आपस में इक्वल हो तो इसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। When 2 ratios are equal, then the cross product of the ratios are equal। अब ये देखिए ये रेशो और ये रेशो आपस में इक्वल है, तो ये A और ये D इन दोनों का ये n है, ये n है, तो प्रोडक्ट ऑफ n और प्रोडक्ट ऑफ n। तो ये देखिए A और D ये आउटसाइड नंबर्स है, B और C इनसाइड है, तो ये प्रोडक्ट हमेशा इक्वल होगा। When 2 ratios are equal, then the cross product of the ratios are equal। ये देखिए इस तरह क्रॉस प्रोडक्ट ये हमारे साथ इक्वल होगा। अब ये देखिए ये A और ये D और ये C और ये A, यहाँ पे ये देखिए यहाँ हमारे साथ, इसको आप जहन में रखें। AD इज इक्वल टू BC और ये भी एक एग्जांपल है। कंपाउंड प्रोपोर्शन, अब ये देखिए when 2 or more ratios are multiplied term wise, the ratio thus obtained is called compound ratio। For example, the compound ratio of A, B, C and CD is the ratio AC। ये एक रेशो है, ये एक दूसरा रेशो। अगर A को हम C के साथ मल्टीप्लाई करें यहाँ पे और इस तरह B को D के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये भी एक रेशो, इस किस्म के रेशो को हम कंपाउंड रेशो कहते हैं। When 2 or more ratios are multiplied term-wise, the ratio thus obtained is called compound ratio। This is first ratio, this is another ratio। If we multiply in this way, we get compound ratio। अब यहाँ पे एक रेशो ये है, एक ये है, एक ये, यहाँ पे 3 रेशोज है, तो A, C और E को आपस में यहाँ ज़रब दिया गया है, इस तरह B, D और F को, तो ये हमारे साथ कंपाउंड रेशो आ गया। थैंक यू।